हेलो स्टूडेंट, तो आज आपकी नई सीरीज चलने वाली है जिसमें हम बताएंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स बहुत अच्छा पोर्शन है 12th क्लास का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आज नई सीरीज में आपकी जेनेटिक्स के पहले हम आपको बता दें कि इसके बारे में क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बेसिकली पढ़ाए जाएंगे जो मेंडल साहब ने जो लॉज बताए थे, जो नियम बताए थे, जो उन्होंने चीज़ें बताई थी कि अगर ऐसे प्लांट लोगे, पायसम सेटाफियम का उन्होंने प्लांट लिया था, यानी पी का, यानी मटर के प्लांट पे उन्होंने क्या किया था। पहले के लोग नहीं जानते थे कि हमारे बच्चे जो पैदा होंगे वो हमारे ही ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी लंबाई की, हमारी चौड़ाई पे, हमारी जो भी कैरेक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक जीन की स्टडी नहीं हुई थी। तो जीन की स्टडी बाद में, उससे पहले मेंडल साहब ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दी थी जो कि लोग मानने से इनकार कर रहे थे या मान नहीं पा रहे थे, वो पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त में लोगों को जीन के बारे में नहीं पता था। उन्हें यही नहीं पता था कि ऐसा भी होता होगा कि हमारी हाइट जो है वो हमारे माँ और बाप की हाइट या हमारे दादा या नाना की हाइट पे डिपेंड करती है। उन्होंने कुछ इस तरह के रेशियोज बताए कि ऐसे अगर आपके प्योर अगर चीज़ें आपने ली हैं, वो आगे बताएंगे। प्योर अगर आपने कैरेक्टर लिया है टॉल, तो उससे होने वाले बच्चों के रेशियो ये होंगे। तो हम उसमें आपका सीरीज़ नंबर 1 यानी टॉपिक नंबर 1 हम आपको बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे मेंडल साहब के बारे में। उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइन्ड बाय, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताएं कि जो जेनेटिक नाम का जो टर्म सबसे पहले दिया था, वो टर्म दिया था विलियम बैटसन साहब ने। विलियम बैटसन का जेनेटिक्स की दुनिया में, बेसिकली जेनेटिक्स आप क्या मान सकते हैं इसको, जीन की स्टडी। तो इसमें विलियम बैटसन साहब ने सबसे पहला इसको कॉइन किया, टर्म जीन, जेनेटिक्स। नेक्स्ट है आपका टर्म होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस जेनेटिक्स वर कॉइन्ड बाय। देखिए साइंटिस्ट क्या है, बैटसन ये भी है, बैटसन ये भी, लेकिन सवाल जिस तरह से आया वैसे हमने आपको लिखवा दिया। हम चाहते तो यहाँ भी लिखवा सकते थे कि जेनेटिक्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। सवाल या तो यही आया है कि टर्म बताइए जेनेटिक्स सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, तो विलियम बैटसन ने। उसके साथ साथ होमोजाइगस टर्म हो गया, हेट्रोजाइगस टर्म हो गया, और आपका जेनेटिक्स, तीनों एक साथ में भी आया है सवाल। तो ये बैटसन साहब ने ही बताया था। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। कहाँ पे? 10th क्लास में जब आपने पढ़े होंगे कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस में, बताया था कि एक टॉल प्लांट है, तो एक टॉल प्लांट है यानी लंबा प्लांट है, सबसे लंबा। अब आपको पता ही है जो लंबा प्लांट है, या नहीं भी पता तो हम आपको बता देते हैं वर्बली थोड़ा बेसिक, कि एक प्लांट के अंदर कई सारी खासियत होती हैं। एक तो लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी सब सारी चीज़ें। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी लंबाई के साथ साथ आँख का कलर, हमारे बाल का कलर, हमारी स्किन का कलर, ये सब कौन देख रहा है? ये सब जीन ही देख रहा है। ठीक है। अब हर उसका जीन की अगर बात करें तो इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। जैसे टॉल है, तो टॉल में एक तो होता है प्योर टॉल। प्योर टॉल में इस तरह से कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी का मतलब है टॉल। दूसरा टॉल जो होता है वो इम्प्योर टॉल होता है। इम्प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। कहने का मतलब ये है, इस वाले देखिए, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं रिस्पॉन्सिबल। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बताएंगे कि होता क्या है, एलील क्या है, ये सब क्या है। यहाँ पे वर्बली समझ लीजिए कि अब एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं। एक आता है माँ से और एक आता है बाप से। माँ से कैपिटल टी आया, बाप से कैपिटल टी आया, तो प्लांट कैसा होगा? प्योर टॉल होगा। बाप से आया कैपिटल टी और माँ से आया क्या? स्मॉल टी। तो इस कंडीशन में ये होता है कि कैपिटल टी तो कहता है भाई बड़ा होना चाहिए प्लांट, या हमारी हाइट अगर बात करें, और स्मॉल टी कहता नहीं मेरी बात मानी जाए। तो बात मानी जाती, देखा जाता है कैपिटल टी की, क्योंकि कैपिटल टी इस पे हावी हो जाता है। हावी होने को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? डोमिनेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो डोमिनेंट होता है। इसीलिए ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब प्योर होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या इतनी समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो ये टर्म भी सबसे पहले इस्तेमाल किसने किए? बैटसन साहब ने। नेक्स्ट है टर्म जीन, एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप।
सबसे पहले किसने इस्तेमाल किए? जॉनसन ने सबसे पहले जीन वगैरह, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब इस्तेमाल किया। ये याद रख लीजिए। जब मेंडल साहब ने अपने कानून बताए थे, कुछ नियम बताए थे, कुछ रेशियोज बताए थे कि अगर आपकी हाइट का रेशियो ये है तो आपकी औलादों की हाइट का रेशियो ये होगा, तो ये बात उस वक्त तो बहुत ऑड लग रही थी उनके लिए। लेकिन अब जब इन्होंने, जॉनसन साहब ने जीन और एलियन और फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया, तब क्या हो गया, सब चीज़ खुल के बाहर आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस, वो साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विथ द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी आप समझते हैं, साइंस की वो ब्रांच जो क्या डील कर रही है, हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं एक कैरेक्टर माँ से या बाप से बच्चों में जो जाते हैं वो कैरेक्टर हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाते हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स। एंड कॉज ऑफ वेरिएशन, यही वजह है, वही हेरिडिटी की मेन वजह फिर वेरिएशंस की भी होती है। जैसे कि आप अपने पापा से या मदर के डीएनए को चेक कराएंगे तो सबसे ज़्यादा मैच आपसे कर रहा होगा, लेकिन फुल मैच नहीं कर रहा होगा, मतलब एक एक चीज़ मैच नहीं कर रही होगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन क्या होता है, ज़रूर होता है। हेरिडिटी होती है, कैरेक्टर ट्रांसफ़र भी होते हैं, लेकिन क्या होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस भी हमारे अंदर आते हैं। एज इट इज़ हमारी शक्ल हमारे माँ बाप से नहीं मिलती। इतनी बात समझ में आ गई। तो हेरिडिटी के साथ साथ वेरिएशंस भी आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोला जाता है जेनेटिक्स। इतना बात समझ में आ गया। फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, वो फिजिकल बेस बताओ हेरिडिटी का जो इस्तेमाल होता है, यानी जिसकी वजह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। हेरिडिटी का मतलब ही कैरेक्टर ट्रांसफर है, तो उसका मेन है जीन। फिजिकल बेस। केमिकल बेस की अगर बात करें, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है, डीएनए। ये भी सवाल आया है, ये भी सवाल आया और ये भी सवाल आया। डीएनए क्यों, क्योंकि डीएनए केमिकल नेचर ही तो है, डीएनए केमिकल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जीन क्या है, कुछ नहीं है, डीएनए से बना है, बट ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अब आप समझ लीजिए ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल साहब का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए बड़े साइंटिस्ट हैं, उस वक्त तो इनकी कोई औकात जानी नहीं थी लोगों ने, क्योंकि माना ही नहीं था इनको। इनके पेपर रद्दी की तरह फेंक गए थे, क्योंकि एक तो बड़ी बात ये थी कि ये मैथमेटिशियन थे, अपने गार्डन में टहल रहे थे। अच्छा, गार्डन में टहलते टहलते इनको अपने गार्डन में पी प्लांट लगे हुए तो उनमें उनको देखने लगे। तो उन्होंने जो गौर से उनको देखा तो इसमें ये पाया कुछ प्लांट तो लंबे थे, तो बहुत लंबे थे, और कुछ थे ड्वार्फ थे तो ड्वार्फ थे। इनको रेशियो बहुत अच्छे से देखने को मिल गए थे कि अच्छा पी प्लांट में दरमियानी प्लांट उतना नहीं था, मीडियम प्लांट नहीं था, या तो लंबा ज़्यादा या फिर, इसीलिए उन्होंने पी की स्टडी करना शुरू कर दी। और गार्डन में बहुत, इन्होंने 7 साल का टाइम लगाया गार्डन को समझना। समझ रहे हैं आप। तो उस वक्त इनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं मिला। हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स फिर इनको बोला गया बाद में। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है बॉर्न। ये पैदा कब हुए, बड़े साइंटिस्ट हैं तो पैदा हुए, कब ख़त्म हुए, कब मरे, कहाँ मरे, ठीक है, तो ये भी पढ़ाया जाता है। बॉर्न कब हुआ, 1822 में, 20 जुलाई 19वीं सदी में। डेथ जो हुई है ये 6 जनवरी को ख़त्म हुए हैं 1884 में। जल्दी मर गए थे। क्यों जल्दी ख़त्म हो गए थे, क्यों दुनिया से चले गए थे, क्योंकि इनकी किडनी ख़राब हो गई थी, किडनी डिसऑर्डरनेस इनको था, किडनी डिसऑर्डर। ये भी सवाल आया है, कई बार सवाल आया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका विलेज। इनका गांव जो था वो कहाँ था, हैजेंडॉर्फ। हैजेंडॉर्फ की अंग्रेज़ी है HAINZENDORF। हैजेंडॉर्फ में ये पैदा हुए गांव में, जो कि अब बोला जाता है शीज़ रिपब्लिक नाम की पूरी क्या कंट्री। तो जिसका जैसा प्रोनाउंसिएशन है वो अपने लिहाज से यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है मेंडल स्टार्ट हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। मेंडल साहब ने अपनी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट की वो किस पे की, पायसम सटाइवम पे। पायसम सटाइवम को गार्डन पी प्लांट भी कहते हैं, गार्डन पी, ठीक है। ये इन्होंने 1856 में शुरू कर दी थी अपनी स्टडी। 1856 के बाद में इनको क्या हुआ, ही टुक 7 ईयर, 7 साल लग गए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते करते। उसके बाद फाइनलाइज इन्होंने रिजल्ट बताया। तो ये भी सवाल आया कि कितने साल में इन्होंने रिजल्ट्स बनाए। नेक्स्ट है ही रिप्रेजेंट हिज पेपर इन 1866। देखिए 7 साल में ये हुआ, तो 1856 के बाद आप लगा लीजिए कितना हो गया, 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया पेपर, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इस नाम से किया, सोसाइटी ऑफ ब्रून।
इस नाम से इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, मैगजीन पेपर पब्लिश किया सॉरी, अंडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। किसके? प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंटली इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश कर दिया, लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उस वक्त माना नहीं। माना कब? जब बेसिकली हुआ क्या, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जीन की जगह फैक्टर इस्तेमाल किया था। फैक्टर को उन्होंने बताया था कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, उस वक्त जीन तो नहीं था। अब जीन नहीं था तो लोगों को जब फैक्टर मालूम नहीं था तो इसलिए लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में जो इनकी स्टडी हुई है, बाद में इनकी बड़ी वक़्त हुई है। बट ही वॉज अननोटिस्ड, इनको नोटिस में नहीं लिया अंटिल 1900 तक इनको क्या नहीं किया गया, बताइए? नोटिस ही नहीं किया। 1884 में जब तक कि ये ख़त्म हो गए थे, यानी मरने के कई सालों बाद तक इनको नोटिस में ही नहीं लिया गया। उसके बाद क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ह्यूगो डेवेरीज, नीदरलैंड के थे, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे शेरमैक ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते थे इनका। हाँ, ये इनकी अगर बात करें, और तीसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेन जो थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो जर्मनी के ये कार्ल कॉरेन, शेरमैक ऑस्ट्रेलिया, ह्यूगो डेवेरीज नीदरलैंड, इन्होंने बहुत साथ दिया। इन्होंने पुराने पेपर जो उठाए और पढ़ना शुरू किया। तो डिस्कवर द सेम फिनोमिना ओरिजिनली अनकवर्ड बाय मेंडल, इन्होंने जो डिस्कवरी की और उसके बाद पता चला ये जो हम नतीजे पे निकले हैं ये तो बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट कह गया, जिसका नाम क्या था? मेंडल। तो उन्होंने कहा, देखिए मेंडल साहब को फिर मतलब इज्जत दी गई, उससे पहले कोई ज़्यादा उनका नोटिस में नहीं लिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, इन 1901 मेंडल रिसर्च वॉज रीपब्लिश, मेंडल की जो रिसर्च थी वो दोबारा पब्लिश हुई, रीपब्लिश्ड हुई मैगजीन के अंदर, फ्लोरा नाम की मैगजीन में। और ये किसने किया? ये किया एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डेवेरीज, जो नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने बहुत पहले बोली थी, हमने तो आज बताई है, लेकिन क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मेंडल साहब को जाना चाहिए। असली बात तो ये, क्योंकि उन्होंने 7 साल इसमें लगाई, लोगों ने नोटिस ही नहीं किया था। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ये समझ लीजिए कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा, इसीलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। हालांकि ये उस वक्त थे नहीं, ख़त्म हो गए, मर गए, तब जाके इनको नोबेल प्राइज़ या जो भी इज्जत दी गई। तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आपको ये बताएंगे कि पाइसम सैटिवम ही क्यों लिया मेंडल साहब ने। पाइसम सैटिवम क्यों लिया? मेन वजह यही थी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल गए थे, हाइट में डिफरेंस ज़्यादा था, और इसकी एज भी बहुत कम थी, बहुत जल्दी हो जाती थी ये फसल। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू।